गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लास विथ अनिल वर्मा सर, क्लास 9th। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सेल का स्टडी कर रहे हैं, सेल यानी कोशिका का भाग 3 वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को एक ऐसा चार्ट लेकर आए हैं जिसमें आप संपूर्ण कोशिका का टोटल सेल का स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये जो चार्ट आपके सामने है, इसे यदि आप दिमाग में फीड कर लिए, लर्न कर लिए, तो आपको सेल समझने में ज़रा सी भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आपको सेल का जो फिगर है उसके साथ साथ इस चार्ट को दोनों एक साथ समझाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और जल्द ही आपका इसका टेस्ट भी होगा, तैयार रहिएगा। तो देखिए, सेल कोशिका के 3 पार्ट्स, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, यानी कोशिका भित्ति, जीव द्रव और रिक्तिकाएँ। अब इन तीनों को मैं पहले दिखाऊं। नीचे का एकदम बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, पहले आप 3 पार्ट देखिए, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। ठीक है, अब मैं इसके चित्र को, इन जो तीनों को मैंने नाम लिया, तीनों को दिमाग में आप रख लीजिए, क्या क्या मैंने नाम लिया, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स। अब इसको हम आपको चित्र में दिखाते हैं। ठीक है, देखिए जो मैंने नाम लिया, 3 नाम। पहला सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, देख सकते हैं आप, सबसे बाहरी जो लेयर दिखाई दे रहा है, हालांकि आपको इसके पहले भी बताया गया था इसके बारे में। ठीक है, सेल वॉल। दूसरा मैंने क्या नाम लिया, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। फिर मैंने नाम लिया था वैक्यूल्स का, तो पहले मैं वैक्यूल्स बताता हूँ, फिर प्रोटोप्लाज्म बताता हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी ये पैकेट्स होती हैं, लेकिन ये पैकेट्स पादप सेल में यानी प्लांट सेल में ये पैकेट्स बड़े बड़े होते हैं। ये पैकेट हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम वैक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है, ये बड़े बड़े हैं। जो एनिमल सेल में अधिक होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में ये कम होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं। और एनिमल सेल में ये जो आप देख रहे हैं पैकेट्स, ये क्या हैं? बड़े बड़े होते हैं। एनिमल सेल में छोटे छोटे ये होते हैं। ठीक है, और अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक, तो आपने 2 चीज़ों को देखा, सेल वॉल सबसे बाहरी लेयर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद आपने देखा इन वैक्यूल्स को। ठीक है, इसके अलावा अब जितने पदार्थ बचे, इसके अलावा अब जितने पदार्थ बचे, ये सब आप देख रहे हो ना, जितने पदार्थ बच रहे हैं, ये तो सेल वॉल हो गया सबसे बाहर, और ये बड़े बड़े पैकेट्स आप वैक्यूल्स देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा अभी मैं एक एक जब बताऊंगा तो सबका कार्य बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मोटी मोटा तीनों को हम जान लें, जो मैंने 3 पार्ट्स आपको बताया। कौन कौन से पार्ट? सेल वॉल, वैक्यूल और क्या? प्रोटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हो सबसे बाहरी आवरण क्या है? सेल वॉल है। उसके बाद ये वैक्यूल्स हैं, ये सब क्या है? वैक्यूल्स हैं। इसके अलावा जितने बच रहे हैं पदार्थ, उसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, तमाम लिक्विड इसमें मिलेंगे। और जो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो जाल की तरफ, ये सब इंट्रोडक्शन आपको दिया गया था इसके बारे में। तो आप तो इतना तो समझ ही सकते हो कि 3 पार्ट्स कैसे हो गए, कौन कौन हो गए। अब तीनों का हम कार्य जाने अभी इसी वक्त। सेल वॉल क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये पूरी सेल को क्या करता है? सुरक्षा देने का कार्य करता है। दूसरा वर्क इसका ये होता है कि अगर जो आप ये बगल में देख रहे हो ना, ये बगल में, ये जो आप बगल में देख रहे हो, ये दूसरे सेल की स्ट्रक्चर है, यानी ऐसे जैसे ये एक सेल है, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से भी एक सेल होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से भी एक सेल होती है, यहाँ से भी एक सेल होती है। ये जितना आप देख रहे हो ना, सबके बगल के सेल थी यहाँ पर, यानी इन सेल को छोड़ दिया गया है और एक सेल को दिखाया गया है। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पर एक कोई सेल है, यहाँ ही नहीं सब जगह सेल है। ठीक है, तो यहाँ से किसी मैटर की, किसी पदार्थ की जरूरत पड़ी इस सेल को, बगल वाले सेल को, तो वहाँ से ये
इसको दे सकता है और ये इसको दे सकता है, और इसमें हेल्प कौन करता है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है? ये इसमें से किसी मैटर की, किसी पदार्थ की जरूरत पड़ी, उस वाले को, बगल वाले सेल को, किसी भी सेल को, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे जाऊँ, तो वहाँ से ये इसको दे सकता है और ये इसको दे सकता है, और इसमें कौन हेल्प करता है? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये सब एक एक पार्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने 3 को देखा, सेल वॉल, वैक्यूल्स, ये सब वैक्यूल्स हैं बड़े बड़े, और जितने बच रहे हैं पदार्थ, ये सब जितना आप देख रहे हो, ये सब जितने पदार्थ बच रहे हैं, ये सब जितने पदार्थ बच रहे हैं, ये सब जितने, ये सब, ठीक है, वो क्या हो गए? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो 3 पार्ट सेल के। ओके, अब फिर मैं आता हूँ चार्ट पर। तो आपने क्या देखा कि सेल वॉल, वैक्यूल्स और प्रोटोप्लाज्म, ये 3 थे। अब सेल वॉल जो सबसे बाहरी लेयर आपने देखा था, उसको छोड़िए, अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म और वैक्यूल्स पर। तो पहले मैं वैक्यूल्स को ही फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए 2 ही पार्ट रहेगा, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसी को हम आगे लेकर चलेंगे अभी। तो पहले रिक्तिकाएँ यानी जो वैक्यूल्स हैं उनके बारे में बता दूं कि उसके 2 पार्ट होते हैं, टोनोप्लास्ट और क्या? वैक्यूलर सैप। टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर सैप। इंग्लिश आप लोग अधिक से अधिक लर्न करिए और इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास कीजिए। मतलब हिंदी आप रखिए दिमाग में, पेपर तो हिंदी में ही होना है, और हिंदी में जैसे आप लिख दिए ना टोनोप्लास्ट, तो देखिए तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हिंदी इंग्लिश ज़्यादातर एक ही होता है, एक ही देता है। ठीक है, पेपर में, इसलिए आप लोग तैयारी बनाए रखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में। तो टोनोप्लास्ट और वैक्यूलर सैप यानी रिक्तिका रस। अभी मैं ये रिक्तिका में जो 3 पार्ट है शुरू में सेल के जो मैंने बताया, रिक्तिका में अब मैं आपको इन्हें दिखाने जा रहा हूँ कि रिक्तिका में कहाँ है, टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मान लिया यह एक क्या है? रिक्तिका है या वैक्यूल है। तो वैक्यूलर सैप और टोनोप्लास्ट में दिखा रहा हूँ। तो टोनोप्लास्ट एक प्रकार की क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली। झिल्ली, मेम्ब्रेन माने झिल्ली। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये झिल्ली होती है, चारों तरफ से आवृत जो आवरण है। ठीक है, सब में है। तो इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा भी है। ये देखिए इस वाले मैंने लिखा है टोनोप्लास्ट, रिक्तिका कला या रिक्तिका झिल्ली। कला, कला, झिल्ली या आवरण एक ही नाम है बायो में। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो वैक्यूलर सैप होता है, इसमें भरा रहता है पदार्थ, लिक्विड भरा रहता है, वही वैक्यूलर सैप है या रिक्तिका रस है। ठीक है, इसी में क्या रहता है? भरा रहता है, लिक्विड, पानी पानी की तरह। ओके, तो ये तो हमारा 2 पार्ट एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिन्हें हमें चार्ट में और इस चित्र में जितना समझना था। ठीक है, मतलब इस टॉपिक्स को आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, सेल वॉल के बारे में भी और वैक्यूल के बारे में भी। बट अभी यहाँ पर चार्ट और जो है आपका जो फिगर है, उस दोनों का मैं एक साथ मिल करके आपको समझा रहा हूँ। अब बचा प्रोटोप्लाज्म। क्या बचा? प्रोटोप्लाज्म। अब इसके बारे में हम डिटेल, यही में हमको पढ़ना है मुख्य रूप से प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि इसी में तमाम आपके सेल पार्ट्स आएंगे, कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स जो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिका, राइबोसोम, लायनका, लाइसोसोम, स्पोरोसोम, सब आप देख रहे हो ना, सब इसमें भरा है। अब इनको यानी प्रोटोप्लाज्म का हम चार्ट से कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण, या मतलब इसके बारे में चार्ट के माध्यम से कैसे बताएंगे। अब देखिए चार्ट को फिर। तो स्टूडेंट्स अब हम चल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म पर। प्रोटोप्लाज्म में 3 पार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, न्यूक्लियस के नीचे ये लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक कला और केंद्रक द्रव्य। कहीं आप कन्फ्यूज मत होना कि ये जो बना है, ये एरो जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला
ये इसका टोनोप्लास्ट का मत समझ लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये रिक्तिकाएँ और सेल वॉल ख़त्म कर दिया हमने अभी समझाकर। हम लोग जीव द्रव्य पढ़ रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म के 3 पार्ट है, जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है, तो चित्र में फिर आपको समझाते हैं कि जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक कहाँ है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जीव द्रव्य कला यानी सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ है देखिए, ये आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये वाला आवरण उस दिन इंट्रोड्यूस किया गया था जब सेल का जब इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा था, बाकायदे बताया जा रहा था, तो उस वक्त भी इनका चर्चा किया गया था। तो ये हो गया पहला वाला जो चार्ट में मैंने बताया, तीन नाम मैंने लिया। क्या क्या नाम लिया? जीव द्रव्य कला, यानी कि ये आप देख सकते हो ये वाला है आवरण। ठीक है, जीव द्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं। तीन नाम मैंने बताया। ठीक है, दूसरा मैंने नाम लिया कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, और तीसरा मैंने नाम लिया था न्यूक्लियस का। तो पहले मैं न्यूक्लियस बता देता हूँ आपको। तो आप इसे देख सकते हो, न्यूक्लियस है। सिर्फ न्यूक्लियस को ही देखो, जितना मैं अपना पेन घुमा रहा हूँ ये सिर्फ न्यूक्लियस है। समझ गए? ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर चित्र में देखो ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़कर, तो सेल मेम्ब्रेन, ये जो आवरण आप देख रहे हैं अंदर वाला, सबसे अंदर वाला आवरण। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, हम लोग इसमें प्रोटोप्लाज्म केवल पढ़ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म के पार्ट्स बताए जा रहे हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के पहला पार्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा न्यूक्लियस, जान लीजिए ये न्यूक्लियस है टोटल, इतना ही सिर्फ जानिए, इतना ही न्यूक्लियस है। अब इसके अलावा जितना बचा, ठीक है, आप लोग ये वैक्यूल्स को मत समझिएगा, क्योंकि ये आउट हो चुका है, इसके बारे में पहले बताया जा चुका है, ये नहीं है। अब जितना बच रहा है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अतिरिक्त, ठीक है, वो सारे के सारे जितने वही साइटोप्लाज्म हैं, यानी कि तीसरे वाले हैं कोशिका द्रव्य। तो जीव द्रव्य कला हो गया, केंद्रक हो गया, और कोशिका द्रव्य हो गया। कोशिका द्रव्य मतलब ये जितना बच रहा है, केंद्रक को और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर अंदर जितना ये सब बच रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम। वैक्यूल तो उसमें है नहीं, क्योंकि वैक्यूल पहले ही बता दिया गया, ये रिक्तिकाएँ। ठीक है, आए बात समझ में? अब चलते हैं, अब हमको डिटेल में पढ़ना है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए चार्ट पर फिर आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म का आप डिटेल पढ़ेंगे, यानी जीव द्रव्य कला अब नहीं पढ़ना है, अब 2 पढ़ना है। जीव द्रव्य में 3 पार्ट्स, जीव द्रव्य कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। तो अब हम लोग जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म का डिटेल लंबा है, उसके पहले हम न्यूक्लियस को पढ़कर ख़त्म करते हैं, यानी कि समझकर ख़त्म करते हैं। इसमें 2 पार्ट मिलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो चलिए उसको बताते हैं चित्र में। ठीक है, यानी हम फोकस किस पर करेंगे? न्यूक्लियस पर। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इसमें 2 ही चीज़ हमको पढ़ना है। क्या क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली। तो इसके जो चारों तरफ झिल्ली दिख रही है ना, ये झिल्ली देख लीजिए, जैसे जैसे मेरा पेन जा रहा है, ये झिल्ली है, इसके 2 लेयर में है, 2 लेयर में है ये झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, इसके अलावा अब जितने अंदर इसके पदार्थ बचते हैं वही न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, जितना इसमें अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ये 2 पार्ट रहेंगे न्यूक्लियस के। ठीक, अब हम लोग किसका डिटेल चलेंगे? साइटोप्लाज्म का। चलिए चार्ट में चलिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे कि अब हमारा, देखिए फिर से बार रिवाइज करूँ थोड़ा सा ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। सेल में 3 पार्ट पढ़े, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स। सेल वॉल के ख़त्म कर दिया पहले, और वैक्यूल्स से पहले ख़त्म कर। वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट और रिक्तिका रस यानी कि वैक्यूलर सैप बता दिया। ये दोनों जब फिनिश हुए थे तो हमारा शुरू हुआ था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में हमने क्या पढ़ा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो झिल्ली थी, जीव कला झिल्ली या कोशिका कला। ठीक है, उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और केंद्रक। केंद्रक को अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स थे,
कौन कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा चलिए इसी चार्ट में बता दिया है, आगे हम वो भी बता दें अभी इसी वक्त। केंद्रक द्रव्य जो अंदर, यानी जो केंद्रक था ना झिल्ली चारों तरफ, दोहरी झिल्ली जो मैंने बताया, उसके बाद जो अंदर बच रहा था केंद्रक द्रव्य में, आगे दे रहा है क्रोमैटिन जालक और केंद्रिक, यानी कि 2 पार्ट और इसमें दे रहा है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, पूरा चार्ट ही आगे बढ़ा दिया है, मैं आपको इसको पूरा केंद्रक ही पहले समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए केंद्रक द्रव्य में जानेंगे तो क्रोमैटिन जाल और केंद्रिक देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको यही बता देता हूँ, केंद्रक क्रोमैटिन जाल उसमें धागे धागे तरह रचना होगी और केंद्रिक एक गाढ़ी सी रचना होगी, जो मैं चित्र में अब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए धागे धागे की तरह इसमें रचना पड़ी है। यही मैंने बताया था कि ये केंद्रक झिल्ली रहेगी चारों तरफ, उसके बाद अंदर का जो पदार्थ होगा वो क्या होगा? केंद्रक द्रव्य, उसमें झिल्ली झिल्ली तरह रचना है, सॉरी धागे की तरह रचना है, एक हो गया। इसको कहते हैं क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन धागे। उसके बाद क्या है? अंदर एक गाढ़ी सी रचना है जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रिका, ठीक है। अब इसके अलावा क्या आगे पढ़ना है? अब हम क्रोमैटिन जाल को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्रोमैटिन जाल में भी कुछ पार्ट होते हैं, चार्ट से देखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए क्रोमैटिन जाल आगे बढ़ रहा है। अब क्रोमैटिन जाल में 3 पार्ट मिलेंगे, सॉरी क्रोमैटिन पार्ट में 2 पार्ट मिलेंगे, DNA और RNA। ये जो आप देख रहे हो ना, ये 3 पार्ट, ये इसका है, साइटोप्लाज्म का है, ठीक है। चार्ट को अच्छे से जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही आप लर्न करिएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर DNA एवं RNA ये क्रोमैटिन जाल के 2 मुख्य पार्ट होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बारे में आगे हमें पढ़ना है, DNA और RNA, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहीं से वापस चलते हैं और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। DNA RNA किसका भाग है? क्रोमैटिन जाल। इसके साथ का क्या भाग है? केंद्रिक। और ये दोनों किसके भाग हैं? केंद्रक द्रव्य के। केंद्रक द्रव्य के साथ क्या है? केंद्रक कला। ये दोनों किसके भाग हैं? पता चला केंद्रक के, ठीक है। और केंद्रक साथ 2 और हैं, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य कला। ये तीनों पार्ट किसके हैं? जीव द्रव्य के। जीव द्रव्य के साथ 2 हैं, रिक्तिकाएँ और कोशिका भित्ति। और ये तीनों पार्ट किसके हैं? सेल के, ठीक। तो 1 साइड तो हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, यानी केंद्रक से लेकर इधर हम बढ़ गए थे, हमारा ये रह गया था कोशिका द्रव्य। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये चार्ट, अगर ये वीडियो आप अच्छे समझ गए ना, तो मुझे अब इसके बाद जितना पढ़ाना रहेगा सिर्फ उसके बारे में, उसके कार्य के बारे में बताना रहेगा। मुझे ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए साइटोप्लाज्म का स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है, कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। तो आप देख सकते हो कि कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जो चित्र में बताया गया कि साइटोप्लाज्म क्या होती है, उसमें 2 प्रकार के पदार्थ मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन पदार्थ मिलेंगे? देखिए 2 पदार्थ मिलेंगे, मेटाबोलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स और मेटाबोलिकली इनएक्टिव। देखिए 2 ही वर्ड का अंतर है, एक्टिव और इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे? उपापचय के सक्रिय कोशिकांग और उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग या पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो, सॉरी एक मिस्टेक हो रहा था, तो सक्रिय कोशिकांग रहेंगे, यानी कोशिका की ये अंग रहेंगे, और ये पदार्थ रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन होंगे। अभी मैं यही चार्ट में पहले बता देता हूँ ताकि एक ही बार चित्र को समझाना पड़े। आप लोग देखिए सक्रिय कोशिकांग, उसी में आप लोग देखे होंगे चित्र में लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःद्रव्यजालिका, राइबोसोम, गाल्जिका, लाइसोसोम, तारक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक एक का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब क्या हैं? जो साइटोप्लाज्म है उसके क्या है? ये एक्टिव मटेरियल्स हैं, ठीक है, सक्रिय कोशिकांग हैं ये सब। और उसके साथ साथ उसमें कुछ निष्क्रिय पदार्थ निकलते हैं, जो नाम पर मत जाइएगा, निष्क्रिय पदार्थ, इनका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, ठीक है। सेल में निष्क्रिय पदार्थ, इनएक्टिव जो सबस्टेंसेज हैं, सबस्टेंस माने पदार्थ, मैटर माने पदार्थ, सबस्टेंस मैटर, ठीक है। तो ये कौन कौन है? एक होते हैं संचित खाद्य पदार्थ यानी स्टोरेज फूड मटेरियल, स्टोरेज, ये संचित किए जाते हैं, ये स्रावित किए जाते हैं, स्रावित मतलब जैसे रस निकलता है उसी तरह से स्रावित किए जाते हैं।
उत्सर्जित पदार्थ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये उत्सर्जित माने खराब पदार्थ जो उसके लिए आवश्यक नहीं है, कोशिका के लिए, सेल के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो अब हम एक बार पूरा चार्ट नीचे से लेकर उल्टा ऊपर पहुंचते हैं। ये सब देखिए, ये सब आप सेल में देखते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सक्रिय कोशिकांग। ये भी सेल में होते हैं, जो आपको कोशिका में चित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन निष्क्रिय पदार्थ होते हैं तो उसी में भरे रहते हैं, बस इतना जानिए। तो इनके बारे में डिटेल दिया है थोड़ा थोड़ा आगे। ठीक है, तो ये तीनों किसके हैं, पार्ट हैं निष्क्रिय पदार्थ के। तो सक्रिय कोशिका और निष्क्रिय पदार्थ किसके भाग हो गए, साइटोप्लाज्म के। इसके साथ कौन कौन है, जीव द्रव्य कला, और कौन है, केंद्रक। केंद्रक के बारे में आपको डिटेल पहले बता दिया गया। अब ये तीनों किसके भाग हैं, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के साथ दो और हैं, सेल वॉल और रिक्तिकाएँ। रिक्तिका के बारे में पहले बताया गया था। अब ये तीनों किसके भाग हैं, सेल के। इस प्रकार से टोटल सेल का हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आज मैं फिर एक बार यहाँ पर जो लिखा है पादप कोशिका एवं उसके भाग, तो उसका चित्र, पादप कोशिका का चित्र मैं फिर खींचकर एक बार भेज देता हूँ, ताकि ये चार्ट, इस चार्ट को का भी चित्र मैं भेज रहा हूँ। दोनों चित्र जो है आप लोगों के समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आई बात समझ में, तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।